कॉज ऑफ फ्रिक्शन में क्या होगा कि कल मैंने एक एक्टिविटी आपको बताया कि जब आप मैच स्टिक लेते हैं, है ना, मैच स्टिक, और उसमें यदि आपने मैच बॉक्स, और उसमें यदि आप नीचे सैंड पेपर लगा दिए थे, है ना, और एक बार आपने क्या लगाया था, दूसरी बार लगाया था एल्युमिनियम फॉयल, ठीक, एल्युमिनियम फॉयल। और मैंने क्या किया, उसको एक वुडन ट्रे या कहिए एल्युमिनियम ट्रे ही है, एल्युमिनियम ट्रे, और उस पे इन दोनों बॉक्स को मैंने क्या किया, चलने दिया, बॉक्स 1 एंड दिस इज बॉक्स 2। मैं पाता क्या हूं कि बॉक्स 2 ज्यादा मूव कर जाता है और बॉक्स 1 थोड़ा पीछे रह जाता है। ठीक, ये ट्रे जो है एल्युमिनियम का है। तो यहां पर क्या समझ में आया, यहां समझ में आया हमें कि जरूर नेचर ऑफ सरफेसेस विच आर इन कांटेक्ट बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। सैंड पेपर थोड़ा रुखेदार ज्यादा होता है, इसका मतलब जरूर उसको दिक्कत हो रहा होगा, वो फंस रहा होगा। कहां फंस रहा होगा, सवाल ये है। सैंड पेपर में तो मुझे हल्का हल्का सैंड ऐसा दिखता है, लेकिन जब मैं एल्युमिनियम ट्रे पे जब उसको चलने दे रहा हूं तो आखिर फंस कहां रहा है। तो आपको मैं बता देना चाहूंगा कि आप किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप माइक्रोस्कोप से देखिएगा, कितना ही स्मूथ क्यों ना हो, आपको दिखेगा उसमें बम्प्स, डिप्रेशन, बम्प्स, डिप्रेशन, बम्प्स, डिप्रेशन, इस तरह का रुखड़ापन दिखेगा। कहीं उठा हुआ, कहीं गड्ढा, कहीं उठा हुआ, कहीं गड्ढा। कुछ जगह तो हम लोग को नेकेड आई से दिख जाता है। जैसे आप खेत में चल जाएंगे हम, तो वहां मिट्टी अप एंड डाउन, उखड़ा उखड़ा ऐसा है, तो वो तो दिख जा रहा है। तो क्या आप बहुत अच्छा से दौड़ पाइएगा? नहीं दौड़ पाइएगा। क्यों? आप समझिए कि वो जो मिट्टी उठा बैठा है, वो एक तरह से फ्रिक्शन का काम कर रहा है, आपका पैर उससे ब्लॉक हो रहा है। लेकिन वही आप घर में आते हैं, आपका फ्लोर यदि मार्बल का बना हुआ है, तो आपका पैर उस फ्लोर का जो थोड़ा थोड़ा भी जो रफनेस होगा, उससे उतना ब्लॉक नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसलिए आप आसानी से चल जाते हैं। लेकिन फिर उस मार्बल पे भी यदि पानी आप डाल देते हैं, तो जो थोड़ा बहुत भी बम्प्स, डिप्रेशन था, वो पानी से क्या होता है, बराबर हो जाता है। अब आपका पैर जो है वो उससे फंस नहीं रहा है और आप आराम से स्लिप कर जाते हैं। तो कॉज ऑफ फ्रिक्शन जो हुआ वो यही है, जो रफनेस पाया जाता है सरफेसेस पे, जो बम्प्स, डिप्रेशन या इरेगुलरिटीज है। यानी समझिए कि आपने एल्युमिनियम ट्रे पे यदि मैच बॉक्स को रखा है, इसको मैं जूम करके देख रहा हूं, तो मैच बॉक्स का हो सकता है निचला सतह जो होगा उसमें जो रुखड़ापन होगा, इरेगुलरिटीज, वो इंटरलॉक हो जाता है, एक दूसरे से फंस जाता है। दिस इज मैच बॉक्स। ठीक, और वही अगर सैंड पेपर है तो ज्यादा इंटरलॉक करेगा, ज्यादा इरेगुलरिटीज होगा। ठीक, अगर मैं एल्युमिनियम ट्रे के जगह यहाँ पे मैं कुछ और चिकना ग्लास ले लूं, तो ग्लास का इरेगुलरिटी जो है थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन रहेगा जरूर, तो थोड़ा ज्यादा तेजी से ये बढ़ेगा। तो irregularities which are found on the surfaces which are in contact are the cause of friction, because irregularities of both objects interlock with each other, और इस इंटरलॉक को ब्रेक करने के लिए ही हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। वो तो फंसा रह जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें धक्का मारते हैं, जो वो इंटरलॉकिंग टूटता है।
ओके, मैं समझ रहा हूं कि आप लोग समझ चुके हो। तो देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, ये वी हैव टू स्टडी नाउ। फैक्टर्स अफेक्टिंग, इसके लिए आप एक्टिविटी कीजिए, ठीक है। क्या एक्टिविटी करेंगे वो देखिए। उस एक्टिविटी में कल भी मैंने आपको मैच बॉक्स के लिए बताया था। आज हम जो एक्टिविटी देखेंगे वो ये है कि क्या करता हूं मैं, एक सरफेस पे, ये सरफेस है, ठीक है, और यहां पर एक वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक, वुडन ब्लॉक, और यहां मैंने क्या किया, एक स्प्रिंग बैलेंस ले लिया। स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस मालूम होगा तुम लोगों को, वेट मेजर करने के लिए किया जाता है। ओके, तो स्प्रिंग बैलेंस मैंने ले लिया। विल बी इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि ये मूव किया है, और यहां पर जब मूव किया तो बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, अभी आप समझिए कि मुझे पता करना है कि वो फ्रिक्शन कितना उसका वैल्यू है, ठीक है, या जस्ट टू मूव पे बात करें तो जो मैंने यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया, तो जो ये वेट शो कर रहा है वो किसके बराबर होगा, फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगा। क्योंकि कल मैंने आपको बैलेंस वाला केस बताया था कि जब तक कोई बॉडी मूव नहीं कर रहा है, मैंने यहाँ फोर्स अप्लाई किया है, अप्लाइड फोर्स, ठीक है, अप्लाइड फोर्स, और ये अब जस्ट टू मूव है, तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। तो जस्ट टू मूव के टाइम में जो आपने यहाँ खींचा है, और वो स्प्रिंग बैलेंस, वो वेट शो कर रहा है, वो वेट मतलब क्या हुआ, फोर्स, और वो फोर्स किसके बराबर होगा, इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक, इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। फिर मैं क्या करूंगा, मैं क्या करता हूं कि इस पे बुक रख देता हूं, इस ब्लॉक पे बुक रख देता हूं। जब मैं बुक रख देता हूं तो देखता हूं कि अब मुझे फोर्स और ज्यादा लगाना पड़ रहा है। क्यों ज्यादा लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब जरूर अपोजिट जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बढ़ गया है, तभी ना मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। इससे क्या पता चल रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो यहां पर क्या हम देख रहे थे कि मैच बॉक्स जिसमें सैंड पेपर लगा हुआ है धीरे धीरे चल रहा है, और जिसमें एल्युमिनियम फॉयल लगा हुआ है वो तेजी से चल रहा है। इट मीन्स यहां पर मैं कह सकता हूं कि जो सरफेस ज्यादा रुखड़ा है तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लग रहा है, जो सरफेस स्मूथ है फ्रिक्शनल फोर्स कम लग रहा है। इट मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स एक और चीज पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज नेचर ऑफ surfaces, nature of surfaces which are in contact, है ना। जैसे अगर सरफेस रफर हुआ, रफर मतलब कंपेयर कर रहे हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा। यदि स्मूथ हुआ तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, कम। समझ गए। एक छोटे तौर पे मैंने बोल दिया कि नेचर ऑफ सरफेस और वेट जब जान ही गए, तो वेट का फॉर्मूला मैंने फोर्स में भी बता दिया था, mg, वेट इज अ फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ma, m, और a के जगह मैंने g इसलिए लिखा क्योंकि पृथ्वी के द्वारा जो किसी गिरती हुई वस्तु पे एक्सेलरेशन लगता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, दैट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड इट इज इंडिकेटेड बाय द सिंबल g। therefore weight is force and its formula will be mg। और नेचर के लिए मैंने म्यू लिख दिया, जिसको एक्चुअली में कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का यही फॉर्मूला होता है, F इज इक्वल टू म्यू एम जी। हाँ, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की मैं यदि बात करूं तो एक्टिविटी फिर आपको करना पड़ेगा, एक्टिविटी रहेगा तो समझ में आएगा। देखिए क्या होता है, एक सरफेस पे मैंने क्या किया, एक ब्लॉक को रखा है, ठीक है, ब्लॉक को रखा, मैंने फोर्स अप्लाई किया, applied force, that is F सिंगल F। देखा मैंने कि ऑब्जेक्ट जो है मूव नहीं किया। क्यों नहीं मूव किया, इसका मतलब जरूर इधर से भी कोई फोर्स रोक रहा है। कोई आदमी तो नहीं है, लेकिन
एक नेचुरल रेजिस्टिंग फोर्स है जो कहां से लग रहा है, surface which are in contact and acting in the direction of surface which are in contact, या we can say that it is acting tangentially. तो अगर मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं किसी ब्लॉक पे और ब्लॉक नहीं मूव कर रहा है, इसका मतलब उधर से जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो कितने न्यूटन का लग रहा है, जल्दी बताओ। कि मैंने 6 न्यूटन भी फोर्स अप्लाई किया तो भी बॉडी नहीं मूव किया, इसका मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, इक्वल 6। ओके, अब समझो। लेकिन ज्यों ही मैंने 7 लगाया, मैंने पाया ये चल पड़ा, बॉडी स्टार्ट्स टू मूव, बॉडी स्टार्ट्स टू मूव। इसका मतलब अब जो फ्रिक्शनल फोर्स है, लगता है वो रह गया बेचारा 6 न्यूटन, है ना, लगता है सर।